The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत के बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वो अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन आज खुद सचिन पायलट ने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया। तो पायलट अब इस सियासी शतरंज में कौन सी चाल चलेंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और बात करेंगे बिहार की, जहां चुनाव की तैयारियां जानलेवा साबित हो रही हैं। लेकिन पहले आप एक मासूम बच्ची का वीडियो देखिए। राजा महाराज है, मेरे पापा पता नहीं किडनैप हुए हैं, क्या हुआ है उनके साथ हमें कुछ भी नहीं पता है। हमारे सामने ही निकल गए थे हमसे रुखसत लेके कि मैं जा रहा हूँ। उनको उनकी दोस्त की शादी थी, उसी में जाना था। आज उनकी मेहंदी रात थी, तो हमें पता नहीं है, कोई उनको उठा के ले गया है। प्लीज अगर वो कहीं पे है, कहीं पे किडनैप है, कुछ भी है, प्लीज हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। हमारे पास उनके सिवा कोई भी नहीं है, वही हमारा सहारा है। प्लीज हम आपसे गुजारिश करते हैं, प्लीज आई बेग यू, हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। वीडियो में दिख रही बच्ची कश्मीर के बारामूला की है। इसके पिता इसे नहीं मिल रहे। ये कह रही कि पता नहीं कोई उन्हें उठा कर ले गया, अगर कहीं वो किडनैप है तो उन्हें लौटा दीजिए, हमारे पास उनके सिवा कोई नहीं है। बारामूला जिले में सोपोर इलाके के वाटर गांव से 15 जुलाई की सुबह एक बीजेपी नेता को अगवा कर लिया गया। बीजेपी नेता का नाम महराजुद्दीन मल्लाह। वो वाटर गांव म्यूनिसिपल कमेटी के उपाध्यक्ष है। ये उन्हीं की बेटी है जो अब रिहाई की अपील कर रही है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस बीजेपी नेता को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में बीजेपी से जुड़े लोगों को आतंकवादी लगातार निशाना बना रहे हैं। इससे पहले 8 जुलाई की रात आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में बीजेपी के नेता शेख वसीम बारी के अलावा उनके भाई उमर सुल्तान और पिता बशीर अहमद शेख की हत्या कर दी थी। हमें उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा और इस बच्ची के पिता सही सलामत घर लौटेंगे। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी। देश में कुल मामले 9,36,000 हो गए। एक्टिव मामले हैं 3,19,000। मौत का आंकड़ा बढ़कर 24,309 हो गया। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में संक्रमण में गिरावट आई, लेकिन नई चिंता बिहार जैसे राज्यों में है, जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी सुर्खी रिलायंस से जुड़ी। मुकेश अंबानी की कंपनी। पिछले कुछ दिनों से कंपनी में जमकर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जियो का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज रिलायंस की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM 2020 हुई। रिलायंस की ये पहली वर्चुअल मीट है। करीब 1 घंटे की इस AGM की मोटा माटी बातें हम आपको बता देते हैं। इसमें घोषणा की गई कि गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और जियो प्लेटफॉर्म का 7.7% हिस्सा यानी शेयर उसका भागीदार बनेगा। अभी इस एग्रीमेंट को रेगुलेटरी और अन्य अप्रूवल मिलना बाकी है। गूगल के इस इन्वेस्टमेंट के बाद पिछले कुछ महीनों में कुल 1,52,056 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स में हो चुका है। गूगल और जियो मिलकर एक एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाएंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो गूगल पार्टनरशिप का उद्देश्य है भारत को 2G से मुक्त करना। अब 3G 4G भी पुराने पड़ने वाले हैं, क्योंकि रिलायंस जियो ने पूरी तरह 5G का कार्यक्रम बनाया है, सबसे तेज इंटरनेट स्पीड। मुकेश अंबानी ने बताया कि इसकी तकनीक तैयार है, जैसे ही स्पेक्ट्रम मिलने शुरू होंगे इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसे अगले साल तक जमीन पर उतारा जा सकता है। रिलायंस ने जियो प्लस टीवी की भी घोषणा की। इसमें ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल और कई ऐप्स होंगे। इसका डेमो भी मुकेश अंबानी ने दिखाया। इसमें 12 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव जैसे फेमस प्लेटफॉर्म भी हैं। इसके अलावा जो 5G टेक्नोलॉजी को लेकर ऐलान किया आज AGM में, उसके बाद पूरी दुनिया को लग रहा है कि क्या चीन के जिस विकल्प की हम तलाश कर रहे थे वो जवाब भारत की तरफ से आएगा। कई लोगों ने कहा कि क्या ये सरकार के ऊपर एक किस्म का प्रेशर बनाने की भी कोशिश है कि वो स्पेक्ट्रम एलोकेट करना शुरू करें। अगली सुर्खी भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी। लद्दाख में तनाव खत्म करने की बातचीत चल रही है। इस बीच एक खबर आई कि LAC के दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मूवमेंट की रिपोर्ट मिड अप्रैल में ही आ गई थी, 5 और 6 मई की पेंगोंग लेक वाली झड़प से करीब 2 हफ्ते पहले। लेकिन सेना का कहना है कि ये रिपोर्ट उस तक पहुंची ही नहीं।
पहली रिपोर्ट उसे मई महीने में मिली, जिसमें चीन की तरफ से निर्माण कार्य की गतिविधियों की खबर थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक इंटेलिजेंस अफसर के हवाले से छापा है कि मिड अप्रैल की रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद ज़्यादा स्पष्ट इनपुट आने शुरू हुए। ये इनपुट चीन के सैकड़ों जवानों, वाहनों के आगे बढ़ने के बारे में थे। कुछ सवाल हमेशा हवा में लटके रह जाते हैं। इस खबर से ये पता चलता है कि कुछ ज़रूरी जानकारियों को नज़रअंदाज किया गया, जिसका नतीजा गलवान घाटी में 15 जून की घटना के रूप में सामने आया, जिसमें हमने अपने 20 जवान खोए। चौथी सुर्खी, चीन की तरफ से भारत की सीमाओं में दखलंदाजी के बीच पड़ोसी देश भूटान के पूर्वी भाग पर भी चीन ने दावा ठोक दिया है। इस दावे के बीच भारत भूटान की येती टेरिटरी से होते हुए सड़क का निर्माण करना चाहता है। अब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मांग की है कि बेल्टिंग त्राशिगंग बॉर्डर पर भारत भूटान को जोड़ने वाली सड़क बननी चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि इससे अरुणाचल के तवांग से असम की दूरी 150 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय घटेगा। पांचवी सुर्खी, कल के शो में हमने आपको बिहार में बाढ़ की तस्वीरें दिखाई थी। आज असम में बाढ़ से तबाही देखिए, वहाँ हालात बदतर होते जा रहे हैं। असम के 26 जिलों में 34 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 61 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और 8 दूसरी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी की भी खबरें हैं। इस बीच असम का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें एक शख्स सफ़ेद टी शर्ट में सीने तक पानी में डूबा नजर आ रहा है। ये स्थानीय विधायक हैं, खुमताई के बीजेपी विधायक मृणाल सैकिया। लोगों को घरों से सुरक्षित निकाल कर ले जा रहे हैं। इंटरनेट पर उनकी तारीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। जनप्रतिनिधि ऐसे ही होने चाहिए। आखिरी सुर्खी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने 10 जुलाई को एक प्रस्ताव पास किया। इसके मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के हर जज को चश्मा खरीदने के लिए 50,000 रुपये सालाना राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा जज के पति या पत्नी, जो भी एप्लीकेबल हो, और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को भी चश्मे के लिए पैसे रिइंबर्स किए जाएंगे। चश्मों के लिए रिइंबर्समेंट के बारे में 6 महीने पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस और तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अजॉय मेहता के बीच पहली बार चर्चा हुई थी। कुछ आगे पीछे करने के बाद 50,000 रुपयों पर बात आकर टिकी। अजॉय मेहता अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सलाहकार हैं। चश्मे के लिए 50,000 रुपये के भत्ते वाले फैसले पर सोशल मीडिया में जमकर तफरीह ली जा रही है। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर में आज भी राजस्थान के संकट पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। गर्मी हो रही है, गाड़ी तो चलाने दो। आप आगे गाड़ी लगा के भागेंगे थोड़ी गाड़ी। आप गाड़ी सर देखो, आप एक ऑफिसर हो, आप गर्मी में बैठेंगे क्या? आप गाड़ी आगे खड़ी है आपकी, हम भागेंगे थोड़ी। क्या है? अरे यार आप लोग समझते नहीं हो क्या? क्या हम समझे हुए हैं, कोई खतरा बताया इसलिए। हाँ तो खतरा बताया तो क्या? तो खतरा है तो चाबी निकालने से खतरा हट जाता है क्या? मेरी बात सुनो, वो सर गर्मी नहीं हो रही। हम आपकी गाड़ी आगे लगा रखी है ना आपने? चाबी कहाँ अपनी गाड़ी की? ले गया वो। कंधों पर 3 सितारे पहने एक पुलिस अधिकारी गाड़ी से चाबी निकाल कर ले जा रहा है और गाड़ी में बैठे लोग ऐसा ना करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। कल के शो में हमने राजस्थान के बीटीपी विधायक राजकुमार रौत का एक वीडियो दिखाया था, जिसमें उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया था कि उनकी गाड़ी की चाबी छीनी गई और घेर कर रखा गया। आज उन्होंने ये दूसरा वीडियो डाला जिसमें पुलिस वाले चाबी छीनते दिख रहे हैं। विधायक की गाड़ी के चारों तरफ पुलिस भी दिख रही है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे ही पुलिस के जरिए विधायकों को घिरवा कर सत्ता का रौला कायम रखना चाहते हैं और नंबर गेम दुरुस्त, तो जाहिर सी बात है कि ये बात लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होगी। अशोक गहलोत ने सरकार बचाने के लिए पुलिस को किस काम पर लगा दिया और कब तक ये काम पर लगी रहेगी? ये उन लोगों के मैंडेट का मजाक है जिन्होंने वोट की ताकत के बजाय पुलिस या फिर बाकी एजेंसियों की ताकत पर सरकार बनाने गिराने के खेल के खिलाफ वोट दिया था। जी, वोट की ताकत ही सर्वोपरि है, सभी को ध्यान रखना चाहिए। इन तरीकों से और अपने बाकी गुणागणित से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार फिलहाल बचा ली है, लेकिन वो यही नहीं थमेंगे। अब उन्होंने अगले चरण का काम शुरू कर दिया, सचिन पायलट खेमे की विधानसभा सदस्यता रद्द करवाने का काम। आज राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से सभी 19 विधायकों को नोटिस भेजे गए इस बात के लिए कि वो कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए। 2 दिनों में विधायकों से जवाब मांगा गया है। नियम है कि पार्टी की व्हिप को सभी विधायकों को मानना जरूरी है। ऐसा न करने पर उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में पड़ जाती है और इसी नियम से अशोक गहलोत खेमे ने सचिन पायलट और उनके साथियों को मंत्रिमंडल से बेदखल करने के बाद विधानसभा सदस्यता रद्द करने की तरफ कदम बढ़ाया है। पायलट के लिए तलखी अशोक गहलोत की जबान पर भी दिखी। गहलोत ने कहा कि कोई हैंडसम दिखने से या अच्छी अंग्रेजी बोलने से अच्छा नहीं हो जाता। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है।
राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ता हूँ यूथ के लिए, NSU के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आधा बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी इसलिए आज तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, PCC अध्यक्ष बन गए। अगर रगड़ी होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। और सचिन पायलट क्या कर रहे हैं? अपनी बात कहने के लिए सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कार्यक्रम रद्द कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अलग अलग कई इंटरव्यू दिए। इंडिया टुडे मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से अशोक गहलोत गुट उन पर हावी हो गया, उन्हें परेशान किया जाने लगा। पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत उन्हें प्रदेश के विकास के लिए काम ही नहीं करने देते थे। सबसे बड़ी बात आज उन्होंने ये कही कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर कांग्रेस के नेता उनकी छवि खराब कर रहे हैं। हालांकि उनका अगला कदम क्या होगा ये सचिन पायलट ने नहीं बताया, और यही इंतज़ार शायद उनके उन साथियों को भी है जो हरियाणा के मानेसर में एक होटल में रह रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें जल्दी भी नहीं है, कांग्रेस वाले अच्छे से झगड़ा कर लें। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब क्या कांग्रेस में भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के अलग अलग गुट हो गए हैं। और कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये पहली दफ़ा है जब शीर्ष पर इतना कन्फ्यूजन है। कांग्रेस से दूर होकर भी पायलट अभी पूरी तरह दूर नहीं हुए, इसलिए कांग्रेस आला कमान ने भी उन्हें मनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। आज कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर वो बीजेपी की छत्रछाया से बाहर आकर बात करें तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको ITC ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांवा के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। कांग्रेस मना रही है, लेकिन पायलट इस मान मनोबल में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। वो बीजेपी में शामिल होने की बात से अभी के लिए इनकार कर रहे हैं। तो फिर सचिन पायलट कौन से सियासी खेल की व्यूह रचना कर रहे हैं? क्या उनके सामने सिर्फ अलग पार्टी बनाना विकल्प है? अगर सचिन पायलट के बीच केंद्र ने सुलह नहीं करवाई, केंद्र मतलब जो कांग्रेस का हाई कमान है उसने अगर सुलह नहीं करवाई तो कांग्रेस के सामने कई तरह की दिक्कतें रहेंगी। क्योंकि सचिन पायलट पिछले 6-7 साल से लगातार राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हैं, विभिन्न जिलों में उनके लोग हैं। और राजस्थान का अगर हम परिदृश्य देखें, राजस्थान की राजनीति को देखें, राजस्थान के इतिहास को देखें, अगर उसके पिछले 15-20 साल की स्थिति को एक बार सामने रखें तो यहाँ एक तीसरे दल की बड़ी गुंजाइश है। तीसरा दल जो है वो राजस्थान की राजनीति में अब से 20 साल पहले तक बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है, लेकिन अब सचिन पायलट उस तीसरे दल का जोखिम लेंगे या नहीं लेंगे ये नहीं कह सकते। यह सचिन पायलट ने भी अभी तक अपने ये पत्ते नहीं खोले हैं। सचिन पायलट कहाँ जाएंगे ये सवाल अभी कयासों और अटकलों वाले दौर में है। बीजेपी की तरफ से उन्हें लुभाने की कोशिश हो रही है तो अशोक गहलोत खेमा बागी विधायकों को पायलट से अलग करने में जुटा है। ये राजनीति का खेल अभी और चलेगा और इसका हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। अब बात करते हैं कोरोना से और बाढ़ से और सियासत से जूझ रहे बिहार की। बिहार में एक जिला है भागलपुर, वहां के डीएम कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिर एडीएम को डीएम का प्रभार दिया गया, वो भी पॉजिटिव हो गए। फिर प्रभार दिया गया डीपीआरओ को, वो भी पॉजिटिव हो गए। फिर प्रभार दिया गया डीडीसी को, वो भी पॉजिटिव हो गए। अब समाहरणालय के चपरासी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि ऐसे ही चलता रहा तो महीने भर में मैं भी डीएम बन जाऊंगा। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें आधी सच्चाई है, आधी रचनात्मकता। लेकिन पूरी सच्चाई वाली बात यह है कि बिहार में सरकारी दफ्तरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पटना में राज्यपाल निवास यानी राजभवन भी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन गया है। राजभवन में करीब 36 स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बिहार के गृह विभाग समेत जिलों के कई बड़े अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। गृह विभाग के अंडर सेक्रेटरी उमेश प्रसाद रजक और पीएमसीएच के डॉक्टर एनके सिंह की इसके चलते मंगलवार को मौत भी हो गई। कोरोना से इतर बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात भी हैं। बाढ़ से त्रस्त जनता को प्रशासन से मदद की उम्मीद है। मदद हो या ना हो, उम्मीद तो है ही।
लेकिन प्रशासन बाढ़ के बजाय कोरोना से निपटने में जुटा है। कोरोना और बाढ़ बिहार में हालात खराब कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो तीसरी चीज है सियासत, वो सबसे ज्यादा हालत खराब कर रही है। राजनीतिक पार्टियों की नजर है उस चुनाव पर जो इस साल के आखिरी में होने की संभावना है। चुनाव आयोग भी तैयारी कर रहा है। आज सुबह सवेरे मुझे सोशल मीडिया पर एक संदेश मिला। संदेश ये कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, बाढ़ के हालात हैं, लेकिन फिर भी हमें चुनावी तैयारियों के संबंध में फील्ड में जाने को कहा जा रहा है। ये कई सरकारी कर्मचारियों का डर है। आयोग अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन लोगों की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। और ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है। ये किन लोगों की बात कर रहे हैं हम? उन लोगों की बात जिनकी सियासत में दिलचस्पी है, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। बिहार के बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिर्फ वही नहीं, कई और बीजेपी नेता कोरोना की चपेट में हैं। पटना में बीजेपी का दफ्तर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया। बीजेपी ऑफिस में स्टाफ और नेताओं समेत 75 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दफ्तर में करीब 100 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। 14 जुलाई को रिपोर्ट आई तो 75 पॉजिटिव आए। इसके बाद बीजेपी के ऑफिस को सैनिटाइज करके सील कर दिया गया। जो नेता कोरोना संक्रमित मिले उनमें प्रदेश अध्यक्ष के अलावा पार्टी के संगठन प्रभारी नागेंद्र और राज्य के महासचिव देवेश कुमार भी शामिल हैं। हालांकि कल बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट करके बताया था कि सिर्फ 24 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोरोना संक्रमण हुआ, 75 को नहीं। पटना में बीजेपी दफ्तर में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना कैसे फैला, इसकी भी थ्योरी आ रही है। कोई कह रहा है कि लड्डुओं की वजह से फैला। 8 जुलाई को बीजेपी दफ्तर में लड्डू बांटे गए। किस खुशी में? बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह की शादी की सालगिरह के मौके पर। कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का स्वास्थ्य महकमा और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग करिए, दूर रहिए, सावधानी बरतिए, लेकिन यहां पर कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर लड्डू बांटे गए। इसके अगले दिन अरविंद कुमार कोरोना संक्रमित हुए, क्वारंटीन कर दिए गए और बाद में लड्डू खाने वालों का टेस्ट हुआ तो उनमें भी कई लोग पॉजिटिव आए। हालांकि अरविंद कुमार से पूछा गया तो उन्होंने लड्डू बांटने की बात से इनकार कर दिया। कुछ मीडिया रप्तों में यह भी दावा है कि चुनाव की तैयारियों की वजह से बीजेपी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत पीछे छूट गई। कामकाज खूब हो रहा है। चुनाव में टिकट मांगने वाले नेताओं को राज्य भर से यही एक मकाम दिख रहा है आने के लिए। इनके लिए एक शब्द है हिंदी में, टिकटार्थी। तो टिकटार्थी आ रहे हैं, समर्थक ला रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है। बीजेपी में चुनाव की तैयारी से कोरोना संक्रमण फैला तो विपक्षी पार्टी आरजेडी ने फैलते कोरोना को ही अपनी चुनावी तैयारी में शामिल कर लिया। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा कि ये सत्ताधारी न जाने कौन सी जमात के लोग हैं जिन्हें आम आवाम की जिंदगी की चिंता नहीं, क्या ये लाशों के ढेर पर चुनाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव बातें बहुत अच्छी करते हैं, सत्ताधारी दल को नसीहत देते हैं, ये भी अच्छी बात है, पर थोड़ी नसीहत अपनी पार्टी वालों को भी देख लें और दे लें। दरअसल आरजेडी के एक विधायक हैं काराकाट से, संजय यादव, मित्रों समेत देवी दर्शन के लिए गए और उसके बाद कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्नान कर रहे थे। तेजस्वी इन तस्वीरों को भी ट्वीट कर दें या बता दें इन पर क्या सफाई है। इसीलिए हम कहते हैं सब सियासतदान दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, जनता की किसी को नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं। सरकार और विपक्ष की इस बयानबाजी के पार इतनी बात तो हम सब समझते हैं कि चुनाव की तैयारी किसी की जान से बढ़कर नहीं। चुनाव तब हो पाएंगे जब कोरोना पर काबू होगा। कोरोना को काबू करने वाली कसौटी पर बिहार अभी खरा नहीं उतर रहा। यहाँ पर कोरोना के रिकॉर्ड नंबर आ रहे हैं। कुल मामले 20,000 से ज़्यादा हो गए। संक्रमण में तेजी की वजह से 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन फिर से लागू किया गया है और ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बात हमसे छिपी नहीं कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बदहाल हैं। अगर दिल्ली मुंबई की तरह कोरोना संक्रमण के मामले बिहार में आने लगे तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। और ये लॉकडाउन के नियम उन राजनीतिक दफ्तरों में भी होने चाहिए जहां चुनाव की तैयारियों के आगे सारे कायदे पीछे रह जाते हैं। क्या सियासत पर भी कुछ दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है? क्या माननीय नेता, माननीय विधायक बनने की हसरत पाले नेता और उनके माननीय कार्यकर्ता कुछ समय के लिए सब्र कर सकते हैं? एक कहावत याद रख सकते हैं, सर सलामत तो सल्तनत हजार। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही।